हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एशियन टाइल्स के बारे में, डैन नेटवर्क के बारे में एंड हैथवे केबल के बारे में। इन तीनों की एज सच वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पास्ट में भी कई बार इनकी वीडियोस बना चुका हूँ। बिजनेसेस को कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंस को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट बिकॉज बहुत सारी बार ये अगेन इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने फिर इसलिए ट्विटर पर भी एक छोटा सा पोल रखा कि किस अपने सब्जेक्ट पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो उसमें ओवरऑल मार्केट एंड न्यू मल्टी बैगर और डेन नेटवर्क, हैथवे एंड एशियन टाइल्स, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन था। एंड लार्ज कैप में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटीज को लेकर सिर्फ 10% लोगों की डिमांड थी, जो अपने फॉलोअर्स हैं, और बची हुई 90% तीनों में इक्वली डिवाइडेड थी। तो येस्टरडे हमने ओवरऑल मार्केट को लेकर वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना उसको। और ट्विटर पर अगर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर फॉलो कर लेना, और यहाँ तो सब्सक्राइब करना ही है फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो आज की वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट 3 स्टॉक्स: एशियन टाइल्स, डेन नेटवर्क एंड हैथवे केबल। और ये तीनों वही स्टॉक्स हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू एवरीबडी कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा यहाँ पर खो चुके हैं। और जब हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद से इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है, ऐसा जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो ऐसा नजर आता है। अब सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पर मीन्स समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस एक स्टॉक में हुआ है, दैट इज ओके। एक स्टॉक में बहुत बड़ा लॉस हमें हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। मैं सारी बातें करूंगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करने लगे, तो अगर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दैट हमें कभी भी 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने 5% एक स्टॉक में लगाया होता, और एशियन ग्रेनाइटों में सिर्फ 5% ही टोटल पोर्टफोलियो का लगा होता, और जिस प्राइस पर हमने जब बात की उस प्राइस से लेकर अभी अगर 70% भी डाउन है, तो 5% का 70% मीन्स 3.5%, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर जो हमारा इम्पैक्ट आना चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ 3.5% आना चाहिए था। और इस 3.5% को कवर करने के लिए मीन्स मोर देन 100 स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे कंटिन्यूअस टारगेट अचीव हुए हैं। तो उसका इंपैक्ट कुछ ऐसा आना नहीं चाहिए। तो यहां पर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है जनरल अंडरस्टैंडिंग से, वो यही कि एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसे लगाए गए। अब जरूरत से ज्यादा पैसे क्यों लगाए? क्या ये हमारी लर्निंग का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी भी आज तक भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि इस स्टॉक में 100% पैसे लगा दो, बल्कि मैंने ये भी नहीं कहा कि इस स्टॉक में पैसे लगा दो। मीन्स ऑल द वीडियोस आर प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में मैं एक बात समझाने के हिसाब से हमेशा कहता हूं कि किसी भी सिचुएशन में मार्केट में चाहे कोई भी स्टॉक जितना मर्जी अच्छा हो, स्टिल वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। उसका रीजन यही है कि अगर हमारे स्टॉक के टारगेट अचीव होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाए, या मार्केट कंडीशंस के चलते कोई स्टॉक जरूर से ज़्यादा नीचे भी आ जाए और टारगेट अचीव होने में ज़्यादा टाइम लगे, तो उसमें हमारे टोटल पोर्टफोलियो पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि हमारी मेंटल स्टेट को लेकर वो हिट करने लगे। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। सेकंड, एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, दिस इज एन लर्निंग अगेन, कि हमें कभी भी उधारी के पैसे पर काम नहीं करना चाहिए। जब भी आप काम करो, अपने पैसे से काम करो, कि अगर सपोज स्टॉक मार्केट नीचे चली भी गई, हमारे कुछ स्टॉक अटक भी गए, तो किसी को पैसा देने का यहाँ पर सर पे प्रेशर ना हो, और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये दो लर्निंग है। अब एशियन ग्रेनाइटो, डेन नेटवर्क और यहाँ पर हैथवे केबल, इसको लेकर मेरी लर्निंग क्या है? ये जो पहली वाली लर्निंग्स हैं वो आपके लिए हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी स्टॉक यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात को हमें पहले भी ध्यान रखना है और आगे भी ध्यान रखना है। इवन तो यहाँ से स्टॉक 3 गुना भी हो गया या 4 गुना भी हो गया, जो बहुत सारे स्टॉक हुए भी हैं, तो वो सारे प्रॉफिट भी आप ही के थे। ऑफकोर्स आप ही के थे, आप ही के अकाउंट में है वो सारे प्रॉफिट। और अगर कोई स्टॉक नीचे भी जाता है तो वो भी आप ही का है। सेकंड लर्निंग आपके लिए क्या है? जब मैं बार बार कहता हूं, हर एक वीडियो में कहता हूं कि एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए,
तो नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि एक स्टॉक में आप ज़्यादा परेशान ना हो। थर्ड लर्निंग क्या है कि उधारी के पैसे पर काम नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ भी मैं हमेशा कहता हूँ, और एक वीडियो नहीं है इस तरह की, जब मैंने जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप सबके साथ कि यहाँ पर उधारी के पैसे पर कभी काम नहीं करना। फोर्थ लर्निंग क्या है, मैं एक चीज़ और हमेशा रिपीट करता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट है, फिक्स्ड डिपॉज़िट नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो छोटे स्टॉक्स हैं, उसमें वोलेटिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें वोलेटिलिटी हमेशा कम होती है। अब अगर आप ट्विटर का मेरा एक यहाँ पर जो मैंने पोल रखा था, मैं आपको पोल यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें और थोड़े से बेटर समझ में आ जाएँ कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ट्विटर पर गया, और ट्विटर पर जाने के बाद में मैं अपने प्रोफाइल पर गया, और इसको थोड़ा-सा मैं लार्ज कर लेता हूँ जिससे चीज़ें अच्छे से नज़र आ जाएँ, और नीचे जाते हैं और अपने पोल पर हम चले जाते हैं। तो ये देखो, मैंने मार्च 14th को किया था, आज मार्च 16th है, 2 डेज़ पहले। ऑन व्हिच टॉपिक शुड आई मेड ए वीडियो टुमारो? तो यहाँ पर लार्ज कैप अपॉर्च्युनिटी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? लार्ज कैप अपॉर्च्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ 10.8% लोग इंटरेस्टेड हैं, और 90% लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। या तो मल्टीबैगर चाहिए स्मॉल कैप, या एशियन टाइल्स जो अगेन स्मॉल कैप है उस पे बात करनी है, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स उसको लेकर समझ में आ जाए, थोड़ा-सा ओवरऑल मार्केट की बात करनी है, या फिर निफ्टी डेरिवेटिव्स की बात नहीं भी करें तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात है। लार्ज कैप में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मीन्स ये इतनी बड़ी विडंबना है स्टॉक मार्केट में, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग माय सब्सक्राइबर्स, जिनको लेकर मेरी बहुत सहानुभूति है, और मैं हमेशा साथ देता हूँ। हमेशा अलग-अलग टाइम पर जब भी मार्केट में कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, और उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता हूँ, समझाने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन फिर भी जब एक्चुअल रिजल्ट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 10% लोग इंटरेस्टेड हैं लार्ज कैप अपॉर्चुनिटीज में। अब लार्ज कैप अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट नहीं होने का क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी छोटी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी लार्ज कैप स्टॉक का 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, या अचानक से 40-50% गेन दे गया। तो यहाँ पर सबको चाहिए क्या? यहाँ पर सबको चाहिए स्मॉल कैप, लेकिन वोलेटिलिटी चाहिए लार्ज कैप की। आप समझ रहे हैं? मीन्स ऊपर जाने का अपसाइड चाहिए सबको स्मॉल कैप का, जो 3, 4, 5 गुना हो सके, लेकिन नीचे जाने की जो गुंजाइश है, वो चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% 15% लार्ज कैप वाला। अब जब मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप पे अपॉर्च्युनिटी चाहिए क्या? नहीं विवेक भाई, लार्ज कैप में नहीं पैसा बनता, पैसा स्मॉल कैप में बनता है। और जब स्मॉल कैप की बात करते हैं, विवेक भाई, यहाँ तो मर गए, यहाँ तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कपड़े फट गए, नंगे हो गए, और ब्ला 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 ब्ला। सो ये चीटिंग है किसके साथ? ये चीटिंग मेरे साथ है या अपने साथ है? ये चीटिंग सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ कर रहे हो। लार्ज कैप में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम होती है, मीन्स परसेंटेज वाइज ग्रोथ कम होती है। स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड है, और स्मॉल कैप अगर नीचे जा रहा है तो वहाँ पर परेशानी है। स्मॉल कैप में नीचे जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में जब हम पैसे लगा कर रखते हैं, तो एक ही स्टॉक में हमारा पैसा 10 मीन्स 4 गुना 5 गुना भी होता है, और अगर हम 10 साल तक रखें तो और लंबा भी होता है। अब यहाँ पर जो 3 स्टॉक्स हैं, मैं तीनों स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो एक बार चार्ट पैटर्न पर हम लोग चलते हैं इनके, और ये चार्ट पैटर्न नहीं ओपन करना है यहाँ पर, यस। सो एशियन टाइल्स की हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। एशियन टाइल्स की मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, एशियन टाइल्स की वीडियो बनी थी हमारी। मैं यहाँ पर डेट दिखाता हूँ, दिस इज जून 9 2021। जून 9 2021 को हमारा जो लेवल था वो चार्ट पैटर्न पर इस तरह का था। अभी प्राइस है 116, लेकिन जब हमने वीडियो बनाई थी तब प्राइस था 180, लेकिन 180 हमारा एडजस्ट होकर नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर हमें बेनिफिट्स मिले थे राइट इश्यू के। राइट इश्यू में क्या बेनिफिट होता है कि राइट इश्यू जब अपना लिस्ट होता है, तो राइट इश्यू को हम अगर एनकैश मीन्स अगर हम अवेल नहीं करना चाहें, यानी कि हम यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करना चाहें, तो उसका जो गैप है, जो प्रीमियम है, वो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। उतनी अमाउंट से हमारी कॉस्टिंग यहाँ पर कम हो जाती है। अब जब कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो दोनों राइट इश्यू को यहाँ पर सेट करके, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 8 सितंबर को एक था 21 को, और 11th अप्रैल 22nd मीन्स 11th अप्रैल 2022 को सेकंड था। उसके बाद में हमारा जो इफेक्टिव प्राइस आया, दैट वाज 116, और 116 के बाद में अभी अगर हम देखने लगे कि स्टॉक कितने परसेंट डाउन है, दिस इज ड्रेस्टिकली 70% डाउन। 70% डाउन जाना किसी भी स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात है ही नहीं। आई 100% एग्री।
इस स्टॉक ने जिस तरीके से जब हमने एनालाइज किया था, जिस हिसाब से जब इसको हमने एनालाइज किया था, डेटास को रीड किया था, इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट अगर डाउन भी जाती है तब भी 70% का फॉल अगर उस टाइम पर एक्सपेक्ट किया होता या इस तरह की कोई चीजें नजर आती तो डेफिनेटली इस स्टॉक पर वीडियो नहीं बनाई जाती। बट दिस इज हाउ stock market behaves sometimes when we do discuss almost 100 200 300 400 stocks। अगर हम 100 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उनमें से 5 स्टॉक्स ऐसे निकल सकते हैं एंड दैट इज द रीजन वी शुड नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। कि अगर 5 के 5 स्टॉक 20 में से जीरो भी हो गए, आप समझने लगे, अगर हमने 5% एक स्टॉक में लगाया और हमने 5% एक स्टॉक में लगाकर 20 स्टॉक्स हमने पैसा लगाया, 20 स्टॉक्स में से 5% स्टॉक्स हमारे गलत हो गए, यानी कि 20 स्टॉक्स में से 5% मींस वन स्टॉक अगर हमारा गलत हो गया, क्योंकि 100 में से अगर 5 गलत हुए तो 20 में से एक गलत होगा, और 20 में से एक गलत होगा। अगर हमने 20 लाख का पोर्टफोलियो था, सभी स्टॉक्स में हमने 1 लाख लगाया, 5% इन वन, ध्यान से समझना। और अगर हमारा एक स्टॉक इसमें बेकार हो गया तो एक स्टॉक 20 में से बेकार होने का मतलब है हमारे 1 लाख रुपीस यहां पर, अगर वो जीरो भी हो गया, अगर एशियन ग्रेनाइटो की बात करते हैं, अगर वो 70% डाउन भी हो गया, 80% भी डाउन हो गया, किसी ने अगर जो रिटेल जो हमारा राइट इश्यू था उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो 80% भी अगर डाउन हो गया तो 80,000 गए, 20 लाख में से सिर्फ 80,000 गए। इसी के साथ चलते हुए जो बाकी बचे हुए 19 स्टॉक्स हैं उनमें से कम 10 स्टॉक्स ने 60-70% का गेन दिखाया है। 40% प्लस का तो ऑलमोस्ट सभी ने दिखाया है। उसके बाद में पीएसयू बैंक्स और जितने भी हमारे बाकी स्टॉक्स हैं, अगर आप एक एक करके वीडियोस को देखोगे, सारी उठाकर देखो, एक बार प्रॉपर वर्किंग करो, आपको पता चलेगा कि हमारे पैसे बने ज्यादा हैं और खोए कम हैं। अब यहाँ पर जब एक स्टॉक को लेकर मेरे हिसाब से अगर हम परेशान हो रहे हैं तो उसकी परेशानी के पीछे सिर्फ एक रीजन निकल कर आता है कि हमने जरूरत से ज्यादा एक स्टॉक में पैसा लगाया। दैट इज द ओनली कॉज ऑफ वरी। उससे अलग अगर हमने एक स्टॉक में सिर्फ 5% पैसा लगाया हो तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा, हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात, इसके एक बार फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करने लगे एशियन ग्रेनाइटो की, तो एशियन ग्रेनाइटो की फाइनेंशियल्स में अगर आप जाकर देखोगे, बुक वैल्यू इज 104 एंड स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 37, मींस दिस इज अमेजिंग नंबर्स। यहां पर दिस इज मींस अंडर वैल्यूड, बुक वैल्यू 104 है एंड दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये कोई पीएसयू बैंक है, अभी पीएसयू बैंक में इसमें एनपीए नहीं है, एनपीए आ जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, द एक्चुअल वैल्यू इज 104 एंड एक्चुअल वैल्यू इज मच मोर देन दैट, क्योंकि जो पुरानी खरीदी हुई यहाँ पर फैक्ट्रीज की लैंड्स हैं उनके प्राइसेस एक्चुअल में बढ़ चुके होंगे, लेकिन बुक्स में क्योंकि लैंड को ना अप्रिशिएट किया जाता है ना डेप्रिशिएट किया जाता है, तो पुराने प्राइस पर चल रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर्स पहले जो फैक्ट्री लगी होगी, अगर सपोज वो उस टाइम पर 2 करोड़ की लैंड परचेज की होगी, तो शायद अभी आफ्टर 15 ईयर्स वो शायद 5 6 7 8 करोड़ की होगी, उसका यहाँ पर इंपैक्ट नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पर समझने की जरूरत है। सेकंड, यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो इज 16% ओनली, अर्लियर इट यूज्ड टू बी मच मोर देन दैट। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं जिससे आपको दिखने लगे ठीक से। और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधी सीधी क्लैरिटी आई है, जो पैसा आज की डेट में अपना यहाँ पर 127 एंड 1197 यानी कि 1300 करोड़ है, और उसके सामने सिर्फ 211 करोड़ का 211 करोड़ का यहाँ पर जो डेट है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी इक्वल प्रोपोजिशन। यहाँ पर 341 करोड़ अपना पैसा था, 335 करोड़ यहाँ पर लोन था। तो ये नंबर्स यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं, इनके नए प्लांट्स लगे हैं, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर बढ़ गई है, सीडब्ल्यूआईपी में यहाँ पर अच्छी चीजें हैं। अब अगर हम बात करने लगे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर करंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है। आज तक इन्होंने लॉस बुक नहीं, आज तक इन्होंने लॉस पोस्ट नहीं किया, आज तक लॉस नहीं हुआ। 169 करोड़ की सेल्स से बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ की सेल्स तक पहुंच गए हैं। क्वार्टरली नंबर्स की अगर बात करें तो सिर्फ ये 2-3-4 क्वार्टर्स हैं जो थोड़े से नेगेटिव नजर आए हैं, और ये नेगेटिव नजर होने के पीछे भी क्या रीजंस हैं। जब भी किसी फैक्ट्री में एक्सपेंशन चल रहा होता है तो करंट खर्चों में बहुत सारे कैपेक्स वाले खर्चे भी डल जाते हैं। आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझकर देखना, मैं बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। तो 100 प्लस की बुक वैल्यू वाला स्टॉक अगर 37-38 के आसपास चल रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, या सिर्फ स्टॉक प्राइस की प्रॉब्लम है। और स्टॉक प्राइस को भी लेकर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से समझना इस बात को कि स्टॉक प्राइस टूटना कब से शुरू हुआ। इस लेवल से मींस जब हमने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद में जो स्टॉक प्राइस था
वो इस लेवल से टूटना शुरू हुआ यहाँ पर मैं एक बार यस यहाँ से टूटना शुरू हुआ। ये कौन सा लेवल है? ये अक्टूबर 2021 है। अक्टूबर 2021 कौन सा लेवल है? जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था और उसके बाद में आप ये देखो, उसके बाद में निफ्टी वाज इन ए कंसोलिडेशन और आज तक उसने वापस से मुड़कर लाइफ टाइम हाई बनाया ही नहीं। तो एशियन टाइल्स की प्रॉब्लम क्या है? एशियन टाइल्स की एक्चुअल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अब वापस से मैं एक चीज बिल्कुल साफ-साफ बोल रहा हूं कि मेरी वीडियो के बेस पर मीन्स जब भी मैं कोई भी स्टॉक एनालाइज करूं तो सिर्फ लर्निंग लेना है यहाँ पर लर्निंग से अलग अगर आप बाय करते हो या सेल करते हो देन दिस इज एब्सोल्युटली योर गेन, दिस इज एब्सोल्युटली योर लॉस बिकॉज at this point of time when there is nothing wrong with the business, there is nothing wrong with the financial and only stock price is coming down and few people are just crying like कि सब बर्बाद हो गया। बर्बाद किस लिए हुआ? बर्बाद क्या एशियन पेंट एशियन ग्रेनाइट ने किया? नॉट एट ऑल। हैड यू इन्वेस्टेड ओनली 5% in this stock, in one stock as always taught or always guided, तो आपका पोर्टफोलियो में कुछ बड़ा इंपैक्ट आता ही नहीं क्योंकि एक अगर स्टॉक ये लिया होता तो दूसरा पीएनबी भी लिया होता, तीसरा यूनियन बैंक भी लिया होता, फिर कैनरा बैंक भी लिया होता, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी लिया होता, फिर जे&के बैंक भी लिया होता और फिर मिर्जा इंटरनेशनल भी लिया होता, फिर जेपी पावर भी लिया होता जिसमें हमारा पैसा 4 गुना हुआ था, रिलायंस पावर भी लिया होता जिसमें हमारा पैसा 5 गुना हुआ था एंड दिस इज a big list. It's amazing, means it's a list of more than 100 stock where we have made amazing money. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में? नो, स्टॉक मार्केट तो ऐसे ही चलेगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है? फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स आर अमेजिंगली गुड फाइनेंशियल्स और क्या है पर बिजनेस में? नो, दे हैव ए वेरी फंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर एक बार इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो जब से राइट इश्यू आए हैं तो क्या तब से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कम हुआ है? नहीं, कम नहीं हुआ, इवन तब से बढ़ा है, उसके बाद में बढ़ा है। यहाँ पर 30% इनके पास ही है और पब्लिक में हाँ, हमें इस बात का पता है कि पब्लिक में ज्यादा है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के पास उतना नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की भी अगर हम बात करने लगे तो जब इनका ये राइट इश्यू आया था तब से तो इंस्टीट्यूशन के पास थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर इनकी बाकी डिटेल देखनी है तो यहाँ पर पीपीटी देखो, इसको पढ़ो एक बार, आपको काफी आइडिया लगेगा जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, रीजंस क्या हैं, इन्होंने क्या क्या ग्रो किया है। तो ये सब चीजें पढ़ने से पता चलेगा कि क्या क्या नया शुरू कर रहे हैं ये। और अगर ये सब चीजें चेक नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं एक बार डेन नेटवर्क की। डेन नेटवर्क को लेकर मैं अलग से वीडियो पूरी बना चुका हूं और अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न की एक बार बात करने लगे तो जब हमने डिस्कस किया था 6 मई 2021 को, उसके बाद में विद इन फ्यू डेज, विद इन 2 मंथ्स, नॉट 2 मंथ्स, विद इन एक्चुअली विद इन 35 डेज इस स्टॉक ने 47% गेन दिया था। अब विद इन 36 डेज अगर 47% कोई स्टॉक गेन देता है और उसके बाद में ये शिकायत की जाए विवेक भाई डेन नेटवर्क में मर गए, तो आप खुद सोचकर देखो कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे रीजन क्या है। उसके साथ में अभी भी अगर हम आज की डेट में भी देखने लगे तो जिस प्राइस पर हमने वीडियो बनाई थी तब से 35% डाउन है। दैट्स इट, ओनली 35% डाउन है। अगर आप रिलैक्सो देखोगे वो भी इतना डाउन है, बजाज फाइनेंस देखोगे वो भी इतना डाउन है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, केंसाई नेरोलैक, मींस कोई एक छोटी सी लिस्ट हो तो बात अलग है। यहाँ पर तो सारे दिग्गज इतने डाउन है, इट्स ए नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल यहाँ पर गिरावट है। और अगर हैथवे की बात करने लगे, हैथवे को लेकर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैथवे जब हमने डिस्कस किया था विद इन 36 डेज इट हैज शोन अस 26.82% गेन। उसके बाद में काफी लंबे टाइम तक सेम प्राइस पर रहा और यहाँ पर सेम ही रीजन था। अक्टूबर 2021 के बाद लगातार गिरावट आने लगी क्योंकि अक्टूबर 2021 के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप सबकी हालत खराब हुई है। अब अगर स्टॉक प्राइस में यहाँ पर कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस खराब हुआ है। अब जब तक बिजनेस ठीक है और स्टॉक प्राइस नीचे आया है तो उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। राइट नाउ हाथवे केबल इज ट्रेडिंग हाफ ऑफ द बुक वैल्यू एंड दिस इज जीरो डेट कंपनी एंड द ओनर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। और यहां पर जितना कंपनी के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना इनके पास लिक्विड एसेट्स हैं। डेन नेटवर्क के केस में लिक्विड एसेट्स मींस कैश इज मोर देन
कैश इज मोर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम डेन नेटवर्क की बात करने लगे, डेन नेटवर्क का बुक वैल्यू इज 63, स्टॉक पी इज 8, डेट इक्विटी रेशियो इज 0, एंड दिस इज अ कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। डू वी थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनीज ऐसे बर्बाद हो जाएंगी? दोज आर द डेट फ्री कंपनीज एंड हैविंग मोर इन्वेस्टमेंट, मोर कैश देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन इटसेल्फ। और क्या 30-40% गिरावट हमें इतना परेशान कर देगी इन फ्यू स्टॉक्स, और उन्हीं स्टॉक्स में जिसमें वीडियो बनने के बाद में एकदम से 40% के आसपास का गेन भी मिला हो? तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे तो 40% गेन लिया होगा, और अगर किसी ने 40% बढ़ने के बाद खरीदा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसा क्यों? किसी समझ के बेस पर हमें परचेज करना चाहिए। मीन्स ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि वीडियो बनी थी 100 पर और हम खरीदे 150 पर, और 150 से जब वो 90 पर आ जाए तो हमारा 50% का नुकसान हो गया। 50% का नुकसान नहीं हुआ, दिस इज डाउन ओनली 10%। इन दैट केस अगर वो बात होती है तो यहाँ हमें खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है कि यहाँ प्रॉब्लम है क्या? कहीं प्रॉब्लम इस चीज में तो नहीं कि हम इसको फिक्स डिपॉजिट समझते हैं, और फिक्स डिपॉजिट समझते हैं 30-40% सीएजीआर वाला। तो 30-40% सीएजीआर वाला फिक्स डिपॉजिट दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पर मार्केट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ 3 साल की साइकिल होती है मार्केट की, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, डाउन भी होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, 100% स्टॉक्स में कभी भी हर साल गेन नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर ऑन एन एवरेज होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर इन केस ऑफ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप विद हैंडल पैटर्न, तो हर एक स्टॉक में 1 ईयर लगेगा, कुछ में 3 मंथ्स लगेंगे, कुछ में 3 इयर्स भी लगेंगे। ऑन एन एवरेज 1 ईयर होता है। स्टॉक मार्केट में सब कुछ ऑन एन एवरेज होता है, एब्सोल्यूट में 100% कभी नहीं होता। यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत है। यहाँ अगर ऐसे परेशान होगे तो लर्निंग करने का फायदा क्या होगा? वीडियोस देखने का फायदा क्या होगा? स्टॉक मार्केट में टिकेंगे कैसे? कभी स्टॉक मार्केट में आएंगे, कभी जाएंगे, कभी आएंगे, कभी जाएंगे। अब यहाँ समझदारी क्या है? समझदारी एक ही है, स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट जैसे लेकर चलो। सारे ही मैच जीतने की जरूरत नहीं होती सीरीज जीतने के लिए, इस बात का ध्यान रखो। अगर 11 मैचेस की सीरीज है और अगर हमने उनमें से 6 या उससे ज्यादा जीत लिए तो हम यहाँ पर सीरीज जीतते हैं। सेम तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में हमने 20 ट्रेड्स लिए, 20 में से अगर हमारा 18 में सब कुछ अच्छा हुआ ऑन एन एवरेज, 2 हमारे अगर ऐसे निकल गए, तब भी हम मैच किया, हम यहाँ पर बिग फॉर्च्यून क्रिएट कर पाएंगे। ऐसे ही तो होता है मार्केट में, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज तक मेरे भी जितने पैसे बने हैं इसी तरीके से बने हैं, और इसी तरीके से सारी जिंदगी बनते रहेंगे। सो मैं कभी परेशान नहीं होता एक पर्टिकुलर स्टॉक के नीचे जाने से। बड़ा सिंपल सा रीजन है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में जनरली 3% के आसपास में लगाता हूँ, और 30 से लेकर 35 स्टॉक्स के बीच में मेरे पोर्टफोलियो में अक्सर होते हैं। अब 3% में अगर कोई स्टॉक का 70% करके अगर 4-5 स्टॉक्स भी अगर डाउन चले गए तो टोटल पोर्टफोलियो पर मींस कितनी भी ज्यादा हद हो जाए तब भी 7-8% से ज्यादा का इम्पैक्ट नहीं आता, और बाकी में प्रॉफिट इतना सारा बुक होता है कि वो 7-8% नजर नहीं आता। तो इसी तरीके से यहाँ पर सीखते रहिए। मैं आपको इवन दो आपने बहुत कुछ काफी लोगों में, यहाँ पे मैं 100% की बात कभी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, लेकिन जिन लोगों ने बहुत गंदा भी बोला है ना, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, गंदा बोलने वाले कभी भी इस दुनिया से अपनी अच्छी सेहत लेकर नहीं जाते, या अपनी नेचुरल डेथ नहीं रखते। वो उन लोगों को ईश्वर बहुत गंदा समय दिखाता है। यहाँ पर इस बात को समझदारी से लेने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।